खुद हेलन ने कई कई दिनों तक जंगली घास फूस, जंगली पौधे, पौधों की लताएं, जंगली फूल पत्तियां खा खा कर अपने पेट की आग बुझाई थी, पेट की भूख मिटाई थी। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की कैबरे क्वीन कही जाने वाली मशहूर आइटम गर्ल हेलन की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। आखिर क्यों हेलन के पिता को जापानी सैनिकों ने गोलियों से भूनकर मार डाला था? आखिर एक छोटे से अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स की बेटी कैसे बन गई बॉलीवुड की इतनी मशहूर आइटम गर्ल? बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्राण की वजह से कैसे हेलन की मौत होने वाली थी? बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले असलियत में हेलन से शादी क्यों करना चाहती थी? क्या है हेलन की दो शादियों की कहानी? आज हेलन कहाँ हैं, कैसी हैं और क्या कर रही हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो हेलन जिन्होंने एक आइटम गर्ल के तौर पर करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया है, वो हेलन असल में भारतीय थी ही नहीं। हेलन का जन्म 21 नवंबर सन 1938 को बर्मा के रंगून में हुआ। हेलन एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। हेलन के डैड का नाम था जॉर्ज डेस्मियर, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, और हेलन की मॉम का नाम था मर्लिन, जो कि एक बर्मीज थी। हेलन से उम्र में 1-2 साल बड़े भाई का नाम था रॉजर, और हेलन से उम्र में 1-2 साल छोटी बहन का नाम था जेनिफर। हेलन के जन्म के 1-2 साल बाद ही पूरी दुनिया में तबाही मचा देने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, और बर्मा के अंदर ब्रिटिश फौज और जापानी फौज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक दिन हेलन के डैड जॉर्ज किसी काम से बाहर गए थे, और जिस जगह पर वो खड़े हुए थे उसी जगह पर जापानी फौज का एक भारी भरकम बम आकर गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के कारण मरने वालों की सूची में एक नाम हेलन के डैड जॉर्ज का भी था। अपने पति जॉर्ज डेस्मियर के मरने के बाद हेलन की मॉम मर्लिन ने अपनी दूसरी शादी कर ली एक ब्रिटिश सैनिक के साथ, जिनका नाम था एन रिचर्डसन। अपनी समझ में हेलन ने अपने बायोलॉजिकल फादर जॉर्ज डेस्मियर को ना ही देखा ना ही जाना। अपनी समझ में हेलन ने अपने स्टेप फादर एन रिचर्डसन को ही देखा, एन रिचर्डसन को ही जाना। सन 1943 के आसपास की बात है, जब पूरा बर्मा युद्ध की आग में सुलग रहा था, लेकिन हेलन के परिवार में खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि परिवार में जल्दी ही एक नया सदस्य आने वाला था। हेलन बड़ी बेसब्री के साथ अपने होने वाले छोटे भाई या अपनी होने वाली छोटी बहन का इंतज़ार कर रही थी, चूँकि हेलन की मॉम मर्लिन प्रेग्नेंट थी। मगर जल्दी ही ये खुशियाँ मातम में बदल गईं जब खबर आई कि जापानी फ़ौज की एक टुकड़ी के साथ आमने सामने की लड़ाई में हेलन के डैड एन रिचर्डसन की छाती में कई गोलियां लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये खबर हेलन और उनके पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। बर्मा पर कब्जे के लिए जापानी फ़ौज लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, और अब जापानी फ़ौज रंगून से बस थोड़ी ही दूरी पर रह गई थी। इसी वजह से रंगून और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले सारे लोग अपना नौकरी, धंधा, घर बार सब छोड़ कर रंगून से भाग रहे थे, रंगून से पलायन कर रहे थे। हेलन भी अपनी प्रेग्नेंट मॉम, अपने बड़े भाई रॉजर और अपनी छोटी बहन जेनिफर के साथ रंगून से चलकर भारत शरण लेने के लिए आने वाली एक टोली में शामिल हो गई। इस टोली का लक्ष्य था डिब्रूगढ़ पहुंचना, चूँकि बर्मा के सबसे नज़दीक भारत का जो स्टेट था वो था असम, और असम के डिब्रूगढ़ शहर में ब्रिटिश कैंटोनमेंट थी। मगर बर्मा से निकलकर डिब्रूगढ़ पहुंचना इतना आसान नहीं था, चूँकि बर्मा से असम के बीच में ये जो भयानक भयावह भाएं भाएं करने वाले जंगल थे, इस जंगल में हेलन और उनके परिवार के साथ जो हुआ उसे याद कर हेलन आज भी कांपने लगती हैं, उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। हेलन ने फिल्मफेयर को दिए हुए एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि बर्मा से असम के बीच के इन भयानक जंगलों में सफ़र के दौरान टोली के बहुत से सदस्य मारे गए।
बहुत से सदस्य लापता हो गए, जंगल में ही कहीं गुम हो गए, भटक गए। टोली के बहुत से सदस्य आगे बढ़ने लायक नहीं बचे किसी भी वजह से, चाहे वो कोई चोट लगने की वजह से हो, चाहे वो कोई गंभीर बीमारी होने की वजह से हो, किसी भी वजह से टोली के कुछ सदस्य आगे चलने लायक नहीं बचे। तो टोली के बाकी सदस्यों ने उन सदस्यों को वहीं पर उनके हाल पर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि उन चंद सदस्यों के चक्कर में टोली के बाकी सदस्य अपनी ज़िंदगी पर रिस्क नहीं ले सकते थे। हेलन बताती हैं कि उन दिनों उनके और उनके परिवार के पास कुछ भी खाने को नहीं होता था। खुद हेलन ने कई कई दिनों तक जंगली घास फूस, जंगली पौधे, पौधों की लताएं, जंगली फूल पत्तियां खा खा कर अपने पेट की आग बुझाई थी, पेट की भूख मिटाई थी। हेलन बताती हैं कि जब तक कोई नदी या कोई भी पानी का स्रोत नहीं मिल जाता था, तब तक चाहे कितनी भी प्यास लगी होती थी, प्यास से चाहे मर रहे होते थे, मगर रुकते नहीं थे, क्योंकि अगर हम रुक जाते थे तब भी टोली के बाकी सदस्य नहीं रुकते थे, वो हमें छोड़कर आगे निकल जाते थे। और हम टोली के उन सदस्यों को छोड़ नहीं सकते थे, नहीं तो हमारा उन जंगलों में न जाने क्या होता। हेलन बताती हैं कि ये सारी तकलीफ़ें तो वो और उनका पूरा परिवार फिर भी सह रहा था, मगर इसके बाद उनके और उनके परिवार के साथ जो हुआ वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हेलन की मॉम इस सफ़र के शुरू होने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इस मुश्किल और कठिन सफ़र के दौरान किसी वजह से हेलन की मॉम का मिसकैरियज हो गया। हेलन की मॉम का गर्भपात हो गया। हेलन की मॉम के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बच्चा मर गया। हेलन बेसब्री के साथ अपने जिस छोटे भाई या जिस छोटी बहन का इंतज़ार कर रही थी, वो इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। आज भी हेलन जब ये घटना बताती हैं तो उनकी मॉम का दुख से रोता हुआ चेहरा उन्हें याद आ जाता है, जिसे याद कर आज भी हेलन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते हालात ये हो चुके थे कि इस टोली के बहुत कम सदस्य बचे थे और जो बचे थे उनकी हालत ठीक नहीं थी। हेलन की मॉम, हेलन के बड़े भाई रॉजर और हेलन की छोटी बहन जेनिफर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। और हेलन के साथ तो सोने पर सुहागा ये हो गया था कि कमजोरी तो हो गई थी, साथ ही साथ बेबी नाम की बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से हेलन के शरीर में विटामिन B1 की बहुत कमी हो गई थी। किसी तरह से घिसटते पिसटते ये सभी ब्रिटिश कैंटोनमेंट पहुँचे। ब्रिटिश कैंटोनमेंट में ब्रिटिश सैनिकों ने इन्हें डिब्रूगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ पर इलाज से धीरे धीरे ये सब स्वस्थ होने लगे। मगर हेलन की मॉम ये अच्छी तरह से जानती थी कि जल्दी ही यहाँ भी वैसे ही हालात होने वाले हैं जैसे बर्मा में थे, क्योंकि बर्मा को कुचलने के बाद जापानी फ़ौज लगातार ब्रिटिश फ़ौज को पीछे ढकेलते हुए असम की ओर बढ़ रही थी और असम भी जल्दी ही उसी युद्ध की आग में जलने वाला था जिस युद्ध की आग में बर्मा जल चुका था। इसी वजह से हेलन अपने बेटे रॉजर और अपनी बेटी जेनिफर को लेकर डिब्रूगढ़ से कलकत्ता चली गई, क्योंकि डिब्रूगढ़ के सबसे नज़दीक कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर था और युद्ध की विभीषिका से पूरी तरह से दूर था। कलकत्ता में हेलन और उनके परिवार के पास ना ही सिर छुपाने के लिए छत थी, ना ही पेट की आग बुझाने के लिए रोटी। इसी वजह से हेलन की मॉम ने कलकत्ता के एक छोटे से हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मगर कहा जाता है ना, जब कुदरत इंसान के सामने मुश्किलें खड़ी करना शुरू करती है, तब एक मुसीबत को पार करो तो दूसरी मुसीबत तुरंत ही सामने आ जाती है। युद्ध की विभीषिका से तो बच गए थे, मगर कलकत्ता में आने के बाद महामारी की विभीषिका से सामना हो गया। कलकत्ता में उस वक्त चेचक का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था और इसी कारण हेलन के बड़े भाई रॉजर को चेचक हो गया। ऐसे में हेलन ने अपनी मॉम को सलाह दी कि जिस हॉस्पिटल में वो नर्स के तौर पर काम करती हैं, उसी हॉस्पिटल में वो भाई रॉजर का इलाज करवाएं। हेलन की मॉम को हेलन की यह सलाह ठीक लगी। उन्होंने उसी हॉस्पिटल में अपने बेटे रॉजर का इलाज करवाना शुरू किया, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद रॉजर को नहीं बचाया जा सका। रॉजर की मौत से हेलन और उनके परिवार को एक बार फिर बहुत गहरा झटका लगा। धीरे धीरे हेलन को महसूस होने लगा कि उनकी मॉम की तनख्वाह परिवार के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है और भाई रॉजर के जाने के बाद अब वो अपनी मॉम के बाद परिवार में सबसे बड़ी हैं। इसलिए हेलन ने फैसला किया कि वो पैसे कमाने में अपनी मॉम की मदद करेंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलन उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उनकी मॉम नर्स के तौर पर काम करती थी, उस हॉस्पिटल में अपनी मॉम की असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी।
उन्हीं दिनों बॉम्बे की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस कुक्कू मोवे किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कलकत्ता आई हुई थी। कलकत्ता में चेचक का प्रकोप था, इसके चलते उन्हें भी चेचक हो गया और तुक्के से अपना इलाज करवाने के लिए वो उसी हॉस्पिटल में चली गई जिस हॉस्पिटल में हेलन और उनकी मॉम काम करती थी। हॉस्पिटल की नर्स होने के नाते कुक्कू मोवे का परिचय हेलन की मॉम से हो गया। जब उन्हें मालूम चला कि इस परिवार पर दुखों का इतना पहाड़ टूट पड़ा है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। सहानुभूति के तहत उन्होंने सोचा कि वो इस परिवार की मदद करेंगी। जब कुक्कू मोवे को मालूम चला कि हेलन को डांस करने का बहुत शौक है, डांस करने का उन्हें बहुत इंटरेस्ट है, डांस करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, तो उन्होंने हेलन की मॉम से बात की और हेलन की मॉम से बात करके कुक्कू मोवे हेलन को लेकर अपने साथ बॉम्बे चली गईं और उन्होंने हेलन को फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नौकरी दिलवा दी। कुक्कू मोवे के कहने पर हेलन बेईमानी फिल्म की बैकग्राउंड डांसर्स के सिलेक्शन का ऑडिशन हो रहा था, वहाँ ऑडिशन देने के लिए गई। टास्क था कि तबले की ताल पर पैर थिरकाने थे। 50 लड़कियों ने ऑडिशन दी मगर सिलेक्शन केवल हेलन का हुआ। हेलन ने बेईमानी फिल्म से बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर अपना डेब्यू किया, शुरुआत की। इसके बाद कुक्कू मोवे ने अपनी सिफारिश पर हेलन को शबिस्तान फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम दिलवा दिया। शबिस्तान में उनका काम देखकर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने अपनी मास्टरपीस फिल्म आवारा में हेलन को बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम दिया। राज कपूर ही बॉलीवुड के वो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने हेलन की क्षमताओं को अच्छी तरह से पहचाना था। राज कपूर ने हेलन की तारीफ करते हुए कहा था कि हेलन में मुझे एक अलग ही स्पार्क दिखता है, देख लेना हेलन फिल्मों में बहुत आगे जाएगी। अगर आप किसी ऐसे पेशे में हो तो ऐसे पेशे की किसी ऐसी महान शख्सियत की ऐसी तारीफ आपको पक्का फ़ायदा दिलवाती है। हेलन को भी बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की ऐसी तारीफ का फ़ायदा बॉलीवुड में मिलना ही था। इसीलिए हेलन को आवारा के बाद हुए अरब, अलिफ लैला और मयूर पंख जैसी फिल्मों में सोलो डांसर के तौर पर काम मिलने लगा। सन 1958 में हेलन को एक फिल्म में आइटम नंबर करने का ऑफर मिला। इस फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम था शक्ति सामंत और इस फिल्म के इस आइटम नंबर का नाम था मेरा नाम चिन चिन चू। ये गाना आज भी काफ़ी मशहूर है। इस गाने ने हेलन के कैरियर का योग पलट के रख दिया। इस गाने के बाद बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मी मैगजीन्स ने हेलन पर एक आर्टिकल लिखा और जिसमें से अधिकतर का टाइटल था बॉलीवुड फाउंड इट्स फर्स्ट आइटम गर्ल। इस फिल्म के बाद हेलन के आगे पीछे दाएं बाएं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई उन्हें अपनी फिल्मों में आइटम गर्ल के तौर पर साइन करने के लिए। हावड़ा ब्रिज के बाद हेलन अनाड़ी, अब्दुल्ला, रिटर्न ऑफ मिस्टर सुपरमैन, दिल अपना और प्रीत पराई, वो कौन थी, चाइना टाउन, बॉम्बे का चोर, हाफ टिकट, छा 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 जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम करने लगी। इसी दौरान सन 1959 में हेलन ने एक फिल्म में काम किया जिस फिल्म का नाम था दिल दौलत दुनिया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे PN राव यानी कि प्रेम नारायण राव। प्रेम नारायण राव के साथ हेलन को इश्क हो गया। हेलन और PN राव के बीच प्यार के फूल खिलने लगे, जिसके तहत हेलन ने साल 1959 में PN राव के साथ शादी रचा ली। जब हेलन केवल 19 साल की थी और PN राव 46 साल के। PN राव हेलन से उम्र में 27 साल बड़ी थी, मगर प्यार उम्र का फासला कहाँ मानता है। अर्ली 1960s की शुरुआत हो चुकी थी और साथ ही साथ हेलन के कैरियर के गोल्डन पीरियड की शुरुआत भी हो चुकी थी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड की कोई फिल्म बिना हेलन के रिलीज़ नहीं होती थी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड की हर फिल्म में हेलन का एक ना एक गाना ज़रूर होता था और ये गाना हिट भी ज़रूर होता था। इस दौर में हेलन की वजह से बुरी से बुरी फिल्में भी हिट हो जाया करती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा के दर्शकों पर हेलन का जादू इस कदर सिर्फ चढ़ के बोल रहा था कि लोग सिनेमा घरों में फिल्म देखने नहीं, फिल्म में हेलन को देखने जाते थे, हेलन का आइटम नंबर देखने जाते थे, हेलन की अदाएं देखने जाते थे। 1960s, 70s, 80s के दौर में हिंदी सिनेमा के सिनेमाघरों का एक बड़ा ही मशहूर रिवाज हुआ करता था। फिल्म की किसी बहुत अच्छी सीन पर या फिल्म के किसी बहुत अच्छे गाने पर खुश होकर दर्शक अपनी जेब से सिक्के निकालकर पर्दे की ओर उछाला करते थे। बड़े बड़े फिल्मी पंडित बताते हैं कि ये रिवाज हेलन की वजह से ही शुरू हुआ था।
70 mm के पर्दे पर दर्शक जब हेलन का आइटम नंबर देखते थे, हेलन को थिरकते हुए देखते थे, हेलन की अदाएं देखते थे, तब मुग्ध होकर उनका हाथ अपने आप उनकी जेब में अंदर चला जाता था और जेब से सिक्के निकालकर 70 mm के पर्दे पर थिरकती हुई हेलन के कदमों में वो सिक्के उछालने लगते थे। कहा जाता है कि उस वक्त बहुत से पेरेंट्स हेलन को देखकर ही अपनी बेटियों को डांस क्लास ज्वाइन करवा दिया करते थे ताकि उनकी बेटी बड़ी होकर हेलन की तरह ही डांसर बन जाए। हाफ 1960s आ चुका था और अब हेलन को धीरे धीरे फिल्मों में आइटम गर्ल के अलावा एक्ट्रेस के तौर पर भी काम मिलने लगा था। फिल्म में उनके हिस्से में डांसिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आने लगी थी और इसमें सबसे मशहूर है उनकी फिल्म गुमनाम। गुमनाम फिल्म में उनका निभाया गया किरदार किटी कैली दर्शकों को खूब पसंद आया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। गुमनाम फिल्म की शूटिंग के दौरान का ही एक गजब का किस्सा है जिसे याद कर हेलन आज भी सिहर उठती हैं। जब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्राण की वजह से हेलन की जान जाने वाली थी। प्राण साहब की वजह से हेलन की मौत कैसे होने वाली थी बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि गुमनाम की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और पूरे यूनिट बड़ी मस्ती के मूड में थे, एक सेलिब्रेशन के मूड में थे और प्राण साहब सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडियो के स्विमिंग पूल में कूद गए और आराम से अटखेलियाँ करने लगे। अचानक से अटखेलियाँ करते हुए उन्होंने देखा कि हेलन बस उनसे थोड़ी ही दूरी पर किनारे खड़ी होकर किसी से बातें कर रही हैं। हेलन का मुंह उनके दूसरी तरफ है, हेलन उन्हें नहीं देख रही हैं। बस प्राण साहब ने हेलन का पैर पकड़ा और उन्हें पानी में उसी तरह से खींच लिया जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काजोल शाहरुख खान को स्विमिंग पूल में खींच लेती। मगर प्राण साहब को ये मालूम नहीं था कि हेलन को पानी में तैरना नहीं आता, इस वजह से उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। बस जैसे ही हेलन पानी में गिरी, बस बचाओ 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 कहकर चिल्लाने लगी। प्राण साहब को इस रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं थी, वो एकदम शॉक हो गए। यूनिट के और मेंबर्स कहने लगे बचाइए बचाइए बचाइए। उन्हें लगा बस प्राण साहब स्विमिंग पूल में ही है, उन्हें तैरना आता है, बचा ले। मगर प्राण साहब इतने शॉक थे कि खुद ही नहीं समझ पा रहे थे क्या करें, एकदम पत्थर से बन गए। तब 2-3 मेंबर स्विमिंग पूल में कूदे और हेलन को बचाकर बाहर निकले। प्राण साहब ने बाद में हेलन से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगी थी, मगर हेलन ने उन्हें नहीं माफ़ किया था और काफ़ी दिनों तक हेलन ने प्राण साहब से अपनी बातचीत भी बंद कर दी थी, बोलचाल बंद कर दी थी। आप अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हेलन के अधिकतर गाने आशा भोसले ने गाए हैं। वैसे आशा भोसले के साथ भी हेलन का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, मालूम है आपको? आशा भोसले हेलन से असलियत में शादी करना चाहती थी। मुझे मालूम है आप चौंक गए होंगे कि आशा भोसले हेलन से शादी करना चाहती थी, मतलब तो औरत थी और औरत से ही शादी करना चाहती थी। इसकी वजह आशा भोसले ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। आशा भोसले ने बताया था कि इसकी वजह थी कि वो हेलन की खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा थी। इतनी फिदा थी कि हेलन कभी कभी रिकॉर्डिंग के दौरान अगर उनकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाती थी तो उनका ध्यान अपनी राग से हटकर उनके चेहरे पर चला जाता था। इसीलिए आशा भोसले ने हेलन को मना कर रखा था कि उनकी रिकॉर्डिंग के टाइम पर वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मत आएं। हेलन पर वो इस कदर फिदा थी, इसी के चलते उन्होंने एक दिन हेलन से कहा था कि हेलन, अगर मैं पुरुष होती तो तुम्हें लेकर भाग जाती और भाग कर तुमसे शादी रचा लेती। आशा भोसले ने खुद एक बार इंटरव्यू में बात बताई है और ये बात सुनकर हेलन हैरान रह गई थी। अर्ली 70s का दौर आ चुका था और हेलन की प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी बड़ी ही तेजी के साथ पटरी पर चल रही थी, मगर उनकी पर्सनल लाइफ की गाड़ी उतनी ही तेजी के साथ पटरी से उतर रही थी। इसकी वजह थी निजी जिंदगी में उनके पति पीएन अरोरा के साथ होने वाला उनका मनमुटाव, और इस मनमुटाव की वजह खुद पीएन अरोरा थी। दरअसल हुआ यह था कि पीएन अरोरा बॉलीवुड में एक वन टाइम वंडर बनकर रह गए थे। दिल दौलत दुनिया के बाद वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, इसलिए धीरे धीरे उन्हें काम कम मिलने लगा, धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया और अब वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गई थी। हेलन को खूब फिल्में मिल रही थी, हेलन खूब पैसे कमा रही थी। पीएन अरोरा ने हेलन के साथ अपने संबंधों का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने हेलन के पैसों को अपना समझकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्तेमाल तो इस्तेमाल, उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पीएन अरोरा हेलन के पैसों से अय्याशियाँ करने लगे, गुलछर्रे उड़ाने लगे। पीएन अरोरा और हेलन के बीच पैसों को लेकर झगड़े होने लगे। पीएन अरोरा हेलन को फोर्स करते थे और पैसे कमाने के लिए और पैसे उन्हें देने के लिए। पैसों को लेकर उनकी झिकझिक की वजह से हेलन के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स परेशान रहने लगे, इसीलिए हेलन को काम कम मिलने लगा।
पिया अरोरा की वजह से अब हेलन खुद कंगाल होने लगी थी। पिया अरोरा के पैसों के इस्तेमाल की वजह से उनके पास पैसों की कमी होने लगी थी। ये कमी इतनी बढ़ गई कि मशहूर न्यूज़पेपर अमर उजाला के मुताबिक एक दिन हेलन के फ्लैट मालिक ने आकर उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने जल्दी ही फ्लैट का किराया उसे नहीं दिया तो वो हेलन को अगले महीने फ्लैट से बाहर निकाल देगा। हेलन ने कई बार पिया अरोरा को समझाने की कोशिश की, दोनों में कई बार इस बात को लेकर झगड़े भी हुए, मगर पिया अरोरा मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे में पिया अरोरा से तंग आकर हेलन ने शादी के 17 साल बाद पिया अरोरा को अपने 35वें जन्मदिन पर तलाक दे दिया। अब हेलन के सामने एक बार फिर से कुछ साल पहले की अपनी चुनौतियां थीं। उन्हें काम मिलना धीरे धीरे बॉलीवुड में कम हो चुका था। अब उनकी वो साख नहीं रह गई थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अब उतनी अच्छी नहीं थी। मगर इस वित्तीय संकट से बचाने के लिए उनके संकट मोचक बनकर आ गए बॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान। सलीम खान हेलन के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। हेलन से उनकी मुलाकात हुई और सलीम खान ने हेलन की प्रॉब्लम्स को जानकर हेलन से वादा किया कि वो हेलन को वापस से फिल्मों में काम दिलवाएंगे। उसके बाद सलीम खान अपनी हर लिखी फिल्म, चाहे वो शोले हो, चाहे वो डॉन हो, चाहे वो दोस्ताना हो, हर फिल्म में हेलन के लिए जानबूझकर एक किरदार लिख दिया करते थे, डांसर के तौर पर भी और एक्ट्रेस के तौर पर भी, जिसकी वजह से धीरे धीरे हेलन को फिर से काम मिलने लगा। 1978-79 आते आते एक बार फिर से हेलन के सितारे जो गर्दिश में चले गए थे वो बुलंदियों पर पहुंच गए। एक बार फिर से बॉलीवुड की हर फिल्म में हेलन का एक ना एक गाना ज़रूर होता था और वो गाना हिट भी ज़रूर होता था। हेलन एक किस्सा सुनाती हैं कि 1979 के आसपास एक दिन एक काला हट्टा कट्टा सा लड़का उनके पास आया और कहा कि मैम, मैं आपका बैकग्राउंड डांसर बनना चाहता हूँ। हेलन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हेलन को लगा कि ये लड़का क्या डांस कर पाएगा। फिर भी हेलन ने उससे कहा कि तुम अपने डांस मूव्स मुझे दिखाओ, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं तुम्हें रख लूँगी। उस लड़के ने अपने डांस मूव्स दिखाने शुरू किए और ऐसे डांस मूव्स दिखाए कि हेलन इम्प्रेस हो गई और इम्प्रेस होकर उन्होंने उस लड़के को अपने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर रख लिया। उस लड़के का नाम था राणा रेज, जो कि तकरीबन 5-6 साल बाद बॉलीवुड में द डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के नाम से मशहूर हुआ। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में आने से पहले जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, बॉलीवुड में बहुत हिट नहीं हुए थे, तब हेलन के बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया था और बैकग्राउंड डांसर के तौर पर उन्होंने अपना नाम मिथुन चक्रवर्ती नहीं, राणा रेज रख लिया था। इस दौरान हेलन और सलीम खान के बीच बढ़ती नज़दीकियों और करीबियों की खबरें लगातार मीडिया में छप रही थीं और इन खबरों पर मुहर तब लग गई जब साल 1980 में सलीम खान ने अपनी पहली पत्नी सलमा खान और अपने तीनों बेटों सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान के अपोज के बावजूद हेलन से निकाह कर लिया और हेलन को लेकर अपने ही घर आ गए। हेलन बताती हैं कि शुरू में सलीम खान की पत्नी सलमा खान और उनके तीनों बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान उनसे नफरत करते थे, उनका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। मगर धीरे धीरे सबको ये एहसास हो गया कि हेलन दिल की बुरी नहीं है और फिर सब लोग एक साथ परिवार की तरह रहने लगे। हेलन और सलीम खान की अपनी कोई संतान नहीं थी, मगर एक दिन हेलन ने सड़क किनारे खड़ी एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। फिर हेलन ने सलीम खान के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उस छोटी बच्ची को गोद ले लिया, जिसका नाम रखा अर्पिता खान। साल 1982 में हेलन ने बॉलीवुड से ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान से पूरा बॉलीवुड शॉक रह गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलन ने अपनी एज की वजह से रिटायरमेंट ले लिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एज की बात नहीं थी, क्योंकि हेलन इतनी फिट थी कि वो आराम से 5-6 साल और कंटिन्यू कर सकती थी। उन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम खान ने हेलन पर प्रेशर बनाया, क्योंकि सलीम खान को पसंद नहीं था कि शादी के बाद उनकी वाइफ पर्दे पर थिरकती हुई दिखाई दे। इस वजह से सलीम खान के प्रेशर के चलते उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। हेलन ने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया, मगर साल 1999 में अपने स्टेप सन सलमान खान की हम दिल दे चुके सनम नाम की फिल्म में उन्होंने सलमान खान की मां का किरदार निभाया। साल 1999 में हेलन को बॉलीवुड में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2009 में हेलन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद साल 2016 में हेलन और सलीम खान की अडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी अर्पिता खान की शादी हुई। आज हेलन अपने परिवार के साथ आराम से, शांति से रह रही हैं।